हेलो एवरीवन, बीएससी कोचिंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पॉलिटी का आर्टिकल का सीरीज चल रहा था और फंडामेंटल राइट्स तक हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। आज के इस सेशन में डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को देखेंगे हम लोग। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये है क्या? तो ये आर्टिकल का बंडल है जिसको कि अलग रखा गया है, फंडामेंटल राइट से अलग रखा गया है कि वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए जो भी पॉलिसीज की जरूरत है उसको धीरे धीरे स्टेट जैसे ही सक्षम होगा उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। और ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और आर्टिकल 36 से 51 तक इसको मेंशन किया गया है। तो इसी सभी आर्टिकल को हम लोग एक एक करके देखते हैं। यहाँ देखिए कि ये क्या है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो पार्ट संविधान के पार्ट 4 में मेंशन किया गया है। ये लिखा हुआ है। ये कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। कमिटी, ये किस कमिटी के रिकमेंडेशन पर लिया गया था? तो तेज बहादुर सप्रू कमिटी के रिकमेंडेशन पर लिया गया है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है, एम है, वो क्या है? तो भारत को वेलफेयर स्टेट बनाना, ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य बनाना डायरेक्टिव प्रिंसिपल का एम रखा गया है, ठीक है। और ये क्या इस्टेब्लिश करता है? ये सामाजिक, सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी को कंट्री में इस्टेब्लिश करता है, ठीक है। वही बात जो मैंने आपको बताया कि स्टेट को, यानी स्टेट यानी आर्टिकल जो 12 है और आर्टिकल जो 36 है, दोनों में एक ही बात, स्टेट के डेफिनेशन को लिखा गया है। ये भी क्वेश्चन, अगर ये भी क्वेश्चन पूछे कि स्टेट के डेफिनेशन को संविधान में कहाँ मेंशन किया गया है, तो आप आर्टिकल 12 और 36 दोनों ही आंसर करेंगे। तो स्टेट को निर्देश दिया जाता है कि अपने स्टेट को एक अच्छा राज्य बनाने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स की तरह ही फंडामेंटल राइट्स और ये दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों ही पॉलिसी ही है, दोनों ही आर्टिकल ही है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स अगर नहीं मिलता है तो आप न्यायालय जो है वो जा सकते हैं, जुडिशियबल नेचर का है। और अगर डीपीएसपी आपको नहीं प्रोवाइड किया जाता है तो इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते, ठीक है। तो अब एक एक करके हम लोग आर्टिकल को देख लेंगे। जैसे कि आर्टिकल 36, तो इसमें क्या मेंशन किया गया है? तो ये सेम एज आर्टिकल 12 है। जो स्टेट का डेफिनेशन 12 में लिखा गया है उसी चीज को आर्टिकल 36 में मेंशन किया गया है। तो इसीलिए बस एक टर्म में, ठीक है, शॉर्ट वीडियो ये होता है, इसीलिए बस एक वर्ड में कि 12 की तरह ही 36 में भी स्टेट का डेफिनेशन मेंशन किया गया है। और मैंने 12 को बताया था कि 12 में क्या क्या मेंशन है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट के डेफिनेशन में 12 में क्या क्या आता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट आता है, स्टेट गवर्नमेंट आता है, लोकल अथॉरिटीज आता है, और गवर्नमेंट मतलब वैसे अथॉरिटी जो गवर्न बाय गवर्नमेंट होते हैं, मतलब सरकार के द्वारा उसको चलाया जाता है, उसको भी आर्टिकल 12 में रखा गया है। साथ ही साथ वैसे ऑर्गेनाइजेशन या संस्थान जो बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंच बनाते हैं, उनको भी आर्टिकल 12 में रखा गया है। तो जो आर्टिकल 12 में जिसको भी रखा गया है आर्टिकल 36 में, उसी को स्टेट कहा गया है। तो स्टेट का डेफिनेशन कौन कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 36 और आर्टिकल 12। आर्टिकल 36 और आर्टिकल 12। आर्टिकल 37 में देखिए, 37 में क्या लिखा हुआ है कि ये इनजस्टिएबल नेचर का है। इनजस्टिएबल बाय मतलब बाय लॉ। मैंने कहा ना कि अगर डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में अलग क्या है, तो फंडामेंटल राइट्स अगर आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता तो उसके लिए आप न्यायालय जा सकते हैं, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अगर आपको नहीं दिया जाता सरकार के द्वारा, तब आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। ये इनजस्टिएबल नेचर का है, ठीक है। इसी चीज को हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख करके दिया गया है, पढ़ लेंगे आप लोग। 38 में क्या लिखा गया है आर्टिकल? तो भारत को एक वेलफेयर स्टेट बनाना इसका उद्देश्य है, ठीक है। आपको स्टार्टिंग में भी वीडियो का दिखा गया होगा, ये सोशली और इकोनॉमिकली भारत को ये सोशली, ठीक है, सामाजिक और इकोनॉमिकली आर्थिक न्याय प्रोवाइड करता है, सुनिश्चित कराता है, ठीक है। जबकि पॉलिटिकल न्याय की बात जब आएगी तो आप क्या टिक लगाएंगे? फंडामेंटल राइट्स। हम लोग लास्ट में फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को अलग करके भी पढ़ लेंगे।
आर्टिकल 39, ठीक है। 39 में आप 39A, 39B और 39C भी देखिएगा। तो ऐसे 39A में क्या है कि ये जो प्रॉपर्टी होता है, सरकारी जो प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि रोड हो गया, ब्रिज हो गया, इस पे सभी का अधिकार होगा, ठीक है। 39A में क्या बोलता है, इक्वल पेमेंट एंड वेजेस, मतलब एक समान कार्य के लिए एक जैसा सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, इक्वल पेमेंट। उसी तरीके से 39B में क्या है, लीगल एड की बात किया जाता है। लीगल एड क्या होता है, जो सहायता होता है, मतलब कि यहाँ पर लिखा भी है हिंदी में कि अगर गरीब को भी न्याय मिल सके, इसलिए क्या किया जाता है कि सरकारी एडवोकेट दिया जाता है, ठीक है, कि सभी के पास अपनी बात को रखने के लिए, न्यायालय में अपनी बात को पहुंचाने के लिए, ठीक है, गरीब हो या अमीर हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, न्याय सबको मिलना चाहिए। तो गरीबों के लिए भी क्या किया जाएगा कि फ्री में सरकारी सहायता दिया जाएगा, उसको एडवोकेट दिया जाएगा, ठीक है। तो आप 39 में कि सामूहिक अधिकार होता है प्रॉपर्टीज पे, ये याद रखेंगे। 39 का ए, इक्वल पेमेंट एंड वेजेज, ठीक है, एक जैसे कार्य के लिए एक सामान्य वेतन की व्यवस्था की जाएगी। और 39 के बी में फ्री लीगल एड की बात की गई है कि सभी को, भारत के सभी सिटीजन को क्या किया जाएगा, फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद आइए 39 के बाद आइए 40 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात की गई है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1992 में किया गया था और इसको इम्प्लीमेंट 1993 से कर दिया गया है। तो इसी में आर्टिकल 40 जो है वो पहले से जो 40 जो दिया गया था, ठीक है, ये गांधी जी का सपना भी कहा जाता है कि भारत जो है ना गांवों का देश है और इसमें न्याय के लिए पंचायत की व्यवस्था, ठीक है, चोल साम्राज्य से चली आ रही है। तो संविधान में भी इसको जगह मिले। आर्टिकल 40 में यही लिखा गया था कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज, ठीक है, कि टू फंक्शन एज द यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहा है कि गाँव के मामले को गाँव में ही सुलझाना चाहिए। तो इस चीज की व्यवस्था की गई है आर्टिकल 40 में, ठीक है। इसमें आपको कुछ कुछ बताया गया है, जैसे कि 24 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, पंचायत डे, ठीक है ना, पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं, तो इसको भी ध्यान रख सकते हैं आप लोग। आइए नेक्स्ट आर्टिकल में, आर्टिकल 41 में क्या बोल रहा है, पब्लिक एड एंड असिस्टेंस, ठीक है, कि जो भी जैसे कि पब्लिक सरकारी सहायता दिया जाता है, जैसे कि बीमारी की दशा, बेरोजगारी की दशा, बुढ़ापा, ये सब जो है ना, वृद्धा पेंशन, ये सब में ये सब की स्थिति में क्या करेगा, सरकार आपको कुछ राशि प्रोवाइड कर सकता है, सहायता दे सकता है। इसकी व्यवस्था कौन करता है, तो आर्टिकल 41 करता है, ठीक है। जैसे बेरोजगारी, बुढ़ापा, वृद्धा पेंशन। और आप एक बात याद रखिएगा, जैसे यूएसए में आप सुने होंगे कि अगर बेरोजगारी भत्ता है और नहीं दिया जा रहा है तो उसके लिए वो लोग कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन भारत में अगर आपको बेरोजगारी पे कोई भत्ता नहीं है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये डीपीएसपी है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जब तक कि राज्य जो है वो सक्षम नहीं होगा, ठीक है ना, राज्य के पास पैसे नहीं होंगे, जरूरी नहीं है कि इसको लेकर के आप क्या करेंगे, क्लेम कर देंगे कोर्ट के अंदर और आपको प्रोवाइड किया जाएगा। राज्य जैसे जैसे चीजों को अडॉप्ट करता जाएगा, यानी इसको उठा करके राइट, लीगल लॉ बना देगा, उसके बाद ये जो राइट्स है उसके लिए भी आप कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो 41 में क्या करता है, पब्लिक एड और असिस्टेंस की बात करता है, किस मामले में, बेरोजगारी, बुढ़ापा, वृद्धा पेंशन वगैरह। आर्टिकल 42 देख लीजिए आप। आर्टिकल 42 में क्या बोल रहा है कि प्रोविजन टू द कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। तो ये क्वेश्चन आप लोग को पूछ सकता है, ठीक है, मातृत्व जो सहायता होता है, मैटरनिटी जो लीव होता है, अवकाश, उसके लिए आर्टिकल 42 है। या काम की दशा जो है वो संगत होनी चाहिए, मतलब किसी को भी आप ऐसे नहीं रख सकते कि कैंटीन नहीं है, हेल्थ की सुविधा नहीं है, टॉयलेट नहीं है। तो आर्टिकल 42 में काम की जो है ना सही दशा होनी चाहिए, पहला। और दूसरा जो है वो स्त्रियों के लिए मैटरनिटी रिलीफ की व्यवस्था की गई है आर्टिकल 42 में। कई स्टेट ने इसे लगा भी दिया गया है, जैसे एग्जाम्पल भी बता रहा है काम की दशा क्या होती है कि टॉयलेट होना चाहिए, आग जब लगता है तो एग्जिस्ट करने की जो व्यवस्था होगी उसको आना चाहिए, ठीक है ना। देखे होंगे दिल्ली में आप अभी घटना हुआ है, कोचिंग संस्थान में बाढ़ से डूब के मर गया, तो मैनेजमेंट सही नहीं था। एक बार सूरत में भी आप लोग देखे होंगे, गुजरात में आग लग गया था। ये आर्टिकल 2 है
कि जो भी वर्क प्लेस है ना, वर्क प्लेस, उसमें सभी चीज सुविधा होनी चाहिए, और वुमेन जो मातृत्व सहायता जो दिया जाता है, मेटर्निटी रिलीफ जिसको कहते हैं, वो मिलना चाहिए। आइए नेक्स्ट आर्टिकल पे, 43 है, ठीक है ना। 43 में क्या बोल रहा है, सिक्योर एज लिविंग वेज, है ना, डिसेंट स्टैंडर्ड फॉर लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स, ठीक है। जैसे कि इसमें आप सीधे लिख लीजिएगा 43 में क्या बोलते हैं कि स्मॉल इंडस्ट्री जो है ना, जो छोटे छोटे उद्योग जो है ना, उसको बढ़ावा देने का, ये अगेन ये फिर गांधीवादी प्रिंसिपल पे आ गया कि जो स्मॉल इंडस्ट्री है उसको बढ़ाने के लिए 43 व्यवस्था करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 43 लिख लेंगे और यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए 44 यूसीसी है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसकी व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर यूसीसी जो कि क्रिमिनल मैटर्स पे नहीं होता है, जो भी सिविल मैटर्स होते हैं जैसे तलाक, शादी, ठीक है ना, तो जितने भी सिविल मैटर्स होते हैं, रिलीजन जो होता है भारत में, तो सभी रिलीजन के जो कोर्ट है वो एक नहीं होते हैं, आपको पता होगा। जैसे कि अगर कोड आप लोग पढ़े होंगे तो हिंदू मुस्लिम कोड है, फिर मुस्लिम आपको हिंदू रिलीजन कोड है, फिर मुस्लिम कोड है। तो इस तरीके से दोनों ही धर्म में, ठीक है ना, धर्म में जो है ना वो एक समान कानून नहीं है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि अगर यहाँ पर भी दिया होगा कि जैसे कि अगर शादी तलाक वाला एग्जाम्पल ले लीजिए आप, कि अगर हिंदू को तलाक लेना होगा तो वो क्या करेंगे कि पहले देखा जाएगा उनको कि वो जो फर्स्ट जो शादी है, ठीक है, अगर वो शादी चला नहीं, ठीक है, या वाइफ का या हस्बैंड का डेथ हो गया है, तब जा करके उनको कोर्ट से परमिशन मिलता है तलाक के लिए। लेकिन मुस्लिम्स में जो है ना वो तलाक जो है वो पहले ट्रिपल तलाक था, 3 बार तलाक बोल देने से हट जाता था। तो आप क्या देख रहे हैं कि हाँ दोनों धर्म जो इक्वल नहीं है। शादी में भी आप देख सकते हैं कि अगर हिंदू जो है, हिंदू में एक जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसके तहत एक शादी अलाउ है, जबकि मुस्लिम में 4 शादियां जो है वो अलाउ है। तो मतलब हिंदू और मुस्लिम का जो भी कोड है यहाँ पर वो एक जैसा नहीं है। तो यूसीसी यही कहता है कि जो भी सिविल मैटर है दोनों में एक समान कानून होना चाहिए, ठीक है। तो सिविल मैटर क्या क्या, जैसे वेडिंग, डाइवोर्स, ये सब मैंने लिखा है यहाँ पर, फैमिली मैटर्स है, ठीक है। तो उसमें देख लीजिएगा, तो यूसीसी में यही है कि एक जैसा एक देश के लिए एक जैसा कानून, ठीक है, समान सिविल संहिता। तो आजादी के पहले ही गोवा में यूसीसी लागू कर दिया गया था, लेकिन अभी यूसीसी फिर से चर्चा में है, और उत्तराखंड पहला राज्य बना है आजादी के बाद जिसने एक्सेप्ट किया है अभी रिसेंटली यूसीसी को। और अभी हिमाचल प्रदेश में भी ये बात की जा रही है, वहां पर भी एक्सेप्टेड जो है वो करने की बात की जा रही है। एक्सेप्ट कर लेगा तब यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। अभी रिसेंट में आप इस उत्तराखंड को टिक लगा सकते हैं, और गोवा में पहले से ही यूसीसी है, ठीक है, एक जैसा कानून, एक जैसा सिविल कानून। आर्टिकल 45 आइए, 45 ये देखिए यहाँ पे बताया भी गया है कि 45 में जो मेंशन था, 45 में कहता था कि फ्री एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर एज ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान था आर्टिकल 45 में, जो कि 86th अमेंडमेंट के द्वारा 2002 86th अमेंडमेंट 2002 के द्वारा इसको लागू कर दिया गया है। इसको फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया है, एज वेल एज फंडामेंटल ड्यूटी भी है ये, ठीक है। फंडामेंटल राइट, सरकार को ये दायित्व दी गई है कि 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाना है, और उनके पेरेंट्स को भी ये बोला गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन देना है। तो फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी दोनों है ये। तो 45 में यही था। और 45A में, ठीक है, 45A में क्या है कि 6 से कम साल के बच्चों को, ठीक है, 0 से 6 मतलब 6 से कम साल के बच्चों को भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो कहाँ मिलता है इस तरीके का फ्री एजुकेशन? आंगनवाड़ी व्यवस्था। तो डायरेक्ट पूछ देगा कि आंगनवाड़ी व्यवस्था जो है वो कौन से आर्टिकल के तहत मेंशन किया गया है। तो 45A लिख लेंगे आप लोग, ठीक है, कि जो भी जो केयर किया जाता है छोटे बच्चों का 6 साल तक, ठीक है, इसको स्कूल थोड़ा सा पढ़ाया जाता है, पौष्टिक आहार दिया जाता है, ये जो व्यवस्था है आंगनवाड़ी की वो इसी आर्टिकल के तहत लाया गया है, ठीक है, 45A 0 से 6। आइए 45 हो गया, 45A हो गया। अब 46 को देखते हैं। तो 46 में क्या बोल रहा है? इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल राइट्स फॉर, ठीक है, असिस्टेंस टू SC ST एंड अदर बैकवर्ड कास्ट, वीकर सेक्शन के लिए, ठीक है ना। जो भी सोसाइटी के वीकर सेक्शन है लाइक SC ST एंड अदर जो वीकर सेक्शन है उसको क्या करना है, उसको आर्थिक
और शैक्षणिक, दोनों ही सहायता सरकार प्रोवाइड करती है। आप बहुत सारा सुने भी होंगे कि बहुत सारे बच्चों के खाते में है ना डायरेक्ट जो है ना पैसे आ जाते हैं। तो ये क्या है, ये स्टेट लागू करती है आर्टिकल 46 के तहत। आर्टिकल 47 देखिए इसमें क्या बोलता है कि प्रोहिबिशन द कंजम्पशन ऑफ द इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड ड्रग विच आर द इंजीरियस टू हेल्थ। जो भी आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जो रहेगा ना ड्रग, जो पीने वाला खाद्य पदार्थ हो या ड्रिंकिंग जो अल्कोहल होगा, उसको बैन करता है आर्टिकल 47। तो ये वो इंपॉर्टेंट, जैसे बिहार में अल्कोहल बैंड है, ठीक है, अल्कोहल बैंड है, तो वो कौन से आर्टिकल के तहत किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है। तो आर्टिकल 47 के तहत बिहार में अल्कोहल जो है ना, क्योंकि वो क्या है, इंजीरियस टू हेल्थ है, इंटॉक्सिक है, तो इंटॉक्सिक है या इंजीरियस टू हेल्थ है, तो शराब बैन जो है वो आर्टिकल डीपीएसपी के आर्टिकल 47 के तहत बैन किया गया है। आइए नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 48, ठीक है, प्रमोट एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर। तो 48 के तहत क्या किया गया है कि जो भी एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर, ठीक है, उसको क्या किया जा रहा है, उसको प्रमोट किया जा रहा है कि भारत जो है ना, मैंने कहा ना भारत कृषि प्रधान देश है, तो जो पशुधन है, हमारा जो पशुधन है उसको प्रमोट किया जा रहा है, कृषि को प्रमोट किया जा रहा है। इसी में ना क्लॉज है, ठीक है, क्लॉज ए बी एंड सी, इसको भी आप एक ए और बी इसको भी देख लीजिएगा। जैसे कि ये ए है 48 का, ये प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है ना, जो वाइल्ड लाइफ जो है, वन्य जीव जो है, उसको जो संरक्षण किया जाता है, जैसे क्वेश्चन पूछ देगा वो डीपीएसपी के कौन से आर्टिकल, तो 48 का ए, 48 का ए, ठीक है, इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये पूछ सकता है आपको, ये पर्यावरण की सुरक्षा या फिर वन्य जीवों की जो संरक्षण है वो कौन से आर्टिकल के तहत, तो 48 का ए कर दीजिएगा। उसी तरीके से ये देखिए 48 का बी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो उपयोगी पशु है ना उसकी हत्या नहीं कर सकते, जैसे दुधारू पशु, बहुत जगह सुने ना, काऊ जो है उसको नहीं मारा जा सकता। तो जो भी भारत में जो उपयोगी पशुधन है उसको आप नहीं मार सकते 48 के बी के तहत। तो ये 48 का बी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। इसी में देखिए असम में काऊ हंटिंग पर रोक लगाया गया, इसी के तहत असम सरकार ने काऊ हंटिंग पर रोक लगा दिया है, ठीक है, 48 का बी। नेक्स्ट आर्टिकल पे आए 49, ये क्या बोलता है, प्रोटेक्शन ऑफ द मोन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट दैट डिक्लेयर टू बी द नेशनल इंपॉर्टेंस। जो भी राष्ट्रीय महत्व के जो भी आपको स्मारक होंगे, ठीक है, उसको सरकार जो है वो प्रोटेक्शन देगा आर्टिकल 49 के तहत, ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट आर्टिकल 50 सेपरेट द पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी, ठीक है ना, भारत में कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, न्यायपालिका, दोनों के अधिकारों का बंटवारा, सेपरेशन, ये है आर्टिकल 50 में। तो मैं इसे 50-50, ये ट्रिक है मेरा कि 50-50% दोनों में ही क्या कर रहा है, बैलेंस बना रहा है, किसमें एग्जीक्यूटिव में एंड जुडिशियरी में। तो ये जो ट्रिक है वो मैंने लिख दिया था यहाँ पर, ठीक है, और क्यों लिखा है ये 50-50, ये 50 से याद रहेगा कि सेपरेशन द पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी किस में है, तो आर्टिकल 50 में, 50 में, ठीक है। लास्ट आपको इंटरनेशनल पीस 51, हाँ यहाँ लिखा हुआ है, एक में लिख दिया, देखिए 51 है लास्ट, ठीक है ना। मैंने कहा ना डीपीएसपी कहाँ से कहाँ तक, डीपीएसपी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 से लेके 51 तक शुरू होता है। और अब मैंने भी डेफिनेशन ऑफ स्टेट 36 से शुरू किया और हर एक आर्टिकल को मैंने यहाँ बताया है। और ये जो लास्ट है 51, इसमें क्या है, इंटरनेशनल पीस, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है। वैश्वदेव कुटुंबकम वाला कंट्री है हमारा। तो 51 में डीपीएसपी में क्या बोलता है कि प्रमोट कीजिए इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को, ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये लास्ट था 51। अब ये देखिए फंडामेंटल राइट्स हम लोग कर लिए और डीपीएसपी हम लोग कर लिए, तो दोनों में आखिर अंतर क्या है इसको देखिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है मेंशन किया हुआ संविधान के, और डीपीएसपी जो है वो पार्ट 4 में मेंशन किया गया है, ठीक है, संविधान के। आर्टिकल ये 12 से 35 आता है और ये
36 से 51 आता है, ठीक है। ये जस्टिएबल है नेचर से, ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोर्ट जा सकते हैं आप लोग सरकार के खिलाफ, और ये अगर प्रोवाइड नहीं किया जाता है, नॉन जस्टिएबल नेचर का है, तो आप लोग केस नहीं जा सकते हैं, ठीक है, केस नहीं कर सकते। इसमें ये कैसा है, तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को सिक्योर करता है, जबकि ये सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी को सिक्योर करता है, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। ये जो है वो अमेरिका से लिया गया है फंडामेंटल राइट्स, और डीपीएसपी जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। तो आई होप आपको डीपीएसपी समझ में आया होगा। हम लोगों ने कंप्लीट 1 से लेके 51 तक 51 तक आर्टिकल को यहाँ पर कवर किया है। 51 के बाद यूनियन एग्जीक्यूटिव शुरू होता है, 52 से प्रेसिडेंट। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आर्टिकल 52 के साथ मिलेंगे। थैंक यू।